हाय गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बिफोर मूविंग टू द एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मेरे को लास्ट वीक इतने अच्छे फीडबैक्स लिख के भेजे। एंड यस गाइस, आप में से कई लोगों ने मेरे को चार्ट्स भेजे हैं एंड सच में काफ़ी अच्छे चार्ट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके भेजे हैं एंड उनमें काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिली। आप में से कई लोगों से मेरा कनेक्ट भी हुआ है ऑन लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो यस, एक काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रहा लास्ट वीक एंड यस, अब चलते हैं अपना एनालिसिस पे। आज जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, वो है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे जैसे हम यूजुअली करते हैं। उसके बाद चलेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और देखेंगे स्टॉक मेरे रडार पे क्यों आ रहा है एट दिस लेवल्स। अगर मैं आपको आईआरएफसी के बारे में बताऊं, ये डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवे का। एंड अगर कोई भी पैसा इंडियन रेलवेज को मार्केट से उठाना पड़ता है, सो वो आईआरएफसी से लेता है। और अगर आप यहाँ पढ़ो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेबसाइट पे screen.in की कि आईआरएफसी इज़ द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज। एंड अगर इसके बारे में बताऊँ, इट बोरोज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स टू परचेज असेट्स विच आर देन लीज्ड आउट टू द इंडियन रेलवेज। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, आपको पता होगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जो डेवलप करता है वो सिर्फ इंडियन रेलवे है। उसकी मोनोपोली है। सो जो भी उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसकी जो फाइनेंसिंग होती है वो आईआरएफसी करता है। सो इसके अभी जो बिज़नेस मॉडल है, अ काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस है। तो यहाँ पे सबसे टफ बात जो होती है, जैसे मैंने कहा कि इसको जो भी फाइनेंस करता है वो आईआरएफसी करता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका बिजनेस जो है काइंड ऑफ मोनोपोली है। चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। यस गाइस, सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे। यस गाइस, जैसे आप पढ़ सकते हो, हम सबसे पहले चलते हैं अबाउट अस में, कंपनी की प्रोफाइल्स में। यस गाइस, अगर मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल दिखाऊं, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये सेटअप हुई थी ऑन 12 ऑफ दिसंबर 1986 एज अ डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म फॉर द इंडियन रेलवेज। और ये रजिस्टर्ड है एक एनबीएफसी की तरह भी। अगर आप यहाँ पढ़ो, इट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड एज सिस्टमेटिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बताऊं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आईआरएफसी का है वो मीट करना है प्रीडोमिनेंट पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जो कि रिक्वायरमेंट होती है इंडियन रेलवेज को थ्रू मार्केट बोरोइंग्स। अगर मैं आपको कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बताऊं, इनके 3 मेजर ऑपरेशंस हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लीजिंग, लेंडिंग एंड बोरोइंग। सबसे पहले मैं लीजिंग में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पढ़ सकते हो कि IRFC follows a leasing model to finance the rolling stock assets and project assets of Indian Railways। जो भी ज़रूरत होती है इंडियन रेलवेज को परचेज करने के लिए, जो रोलिंग स्टॉक्स असेट होते हैं, रोलिंग स्टॉक असेट्स कौन से होते हैं? जो ही मूवेबल असेट होते हैं, जैसे कि वैगन्स, कोचेज एंड लोकोमोटिव्स। जो भी मूवेबल असेट होते हैं, इनको परचेज करने के लिए जितने फंड की ज़रूरत होती है उसको फाइनेंस करता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सिंपल मॉडल है गाइस। IRFC फंड्स रेज करता है फ्रॉम द मार्केट्स एंड उससे परचेज करता है मूवेबल रोलिंग स्टॉक असेट्स को और उसको रेंट पे देता है ऑन द रेंटल बेसिस टू द इंडियन रेलवे। एंड टिपिकली कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईयर्स के लिए फिक्स रहता है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। टिपिकली 30 ईयर्स के लिए होता है, जिसमें फर्स्ट 15 ईयर्स का प्राइमरी कंपोनेंट होता है एंड सेकेंडरी पीरियड होता है 15 ईयर्स का। इस ड्यूरेशन के दौरान ये इंडियन रेलवे से रेंटल्स कलेक्ट करता रहता है। काफ़ी सिंपल मॉडल है। एंड अगर आप पढ़ो, जो रिकवरी होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट इंटरेस्ट की, वो इफेक्ट होती है ड्यूरिंग द प्राइमरी लीज पीरियड। और जब ये पीरियड खत्म हो जाता है, ये टिपिकली सोल्ड कर दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एट अ रीजनेबल प्राइसेस। आईआरएफसी का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से कॉस्ट प्लस लीज एग्रीमेंट अगर आप पढ़ो, द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड अ कॉस्ट प्लस लीज एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर आईआरएफसी। मतलब ये जिस भी रेट पे, जिस भी इंटरेस्ट पे उठाएंगे पैसे फ्रॉम मार्केट, उस पर इंश्योर्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनको मिलता है। और ये एक इनका एग्रीमेंट है, कॉस्ट प्लस लीज एग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसको जो ये इंश्योर करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे करता रहता है लीज रेंटल्स टू द कंपनी ऑन हाफ ईयरली बेसिस, जैसे मैंने बताया। एंड जो ये लीज प्राइसिंग है, ये कंप्राइज करती है दोनों को,
प्रिंसिपल रीपेमेंट को भी और इंटरेस्ट पेमेंट को भी। तो काफ़ी सिंपल मॉडल है। और अगर मैं लेंडिंग में आपको ले आऊँ एक बारी, सो अपार्ट फ्रॉम द लीजिंग इनका लेंडिंग का बिजनेस भी है। सो जो इनकी इंडियन रेलवेज की जो सब्सिडरीज होती हैं, फंड्स प्रोवाइड करता है जो भी सब्सिडरीज हैं रेलवे सेक्टर की। जैसे कि मेजरली ये जो सबसे ज़्यादा फंड प्रोवाइड करता है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड को, जो RVNL है। फिर उसके अलावा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इसके अलावा पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये जो सब्सिडरीज हैं इनको ये लेंडिंग बिजनेस में भी इनकी प्रेजेंस है। और जो मेजरली ये लेंडिंग करते हैं वो मेजरली इनकी जाती है RVNL को, जो कि रेल विकास निगम लिमिटेड है। और इसके अलावा जो लास्ट इनका बोरोइंग है, मैं चलते हैं बोरोइंग पे और देखते हैं कंपनी मेजरली बोरोइंग कैसे करती है। सो IRFC जो है वो अपनी जो भी फंड रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से उठाते हैं टू मीट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसिंग फ्रॉम द मार्केट्स। सो एक बार इनके फंडिंग स्ट्रक्चर पे चलते हैं और देखते हैं मेजरली कैसे ये पैसे उठाते हैं। सो इनकी वेबसाइट पे फंडिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2017 का। सो इसी को एज अ रेफरेंस लेते हैं। सो अगर आप देखो जो मेजर इनकी फंडिंग है वो टैक्सेबल बॉन्ड्स के थ्रू आती है, जो कि 32% कंप्राइज करती है। एंड जो सेकंड मेजर है वो है 27.5%, जो कि टैक्स फ्री बॉन्ड से आता है। सो मेजरली इनका टैक्सेबल बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड से इनकी मेजर फंडिंग होती है। और उसके अलावा फिर इनका 9.7% जो थर्ड हाईएस्ट इनकी फंडिंग होती है वो है इक्विटी एंड फ्री रिजर्व से। एंड फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से इनकी 8% की होती है। एंड उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से इनकी होती है। सो ये मेजर 5 सोर्सेज हैं जहाँ से कंपनी अपनी कंपनी का जो फंडिंग स्ट्रक्चर है बोरोइंग का। सो यस गाइस, आपको जैसे पता ही होगा रेलवे काफ़ी अपने आप को डेवलप कर रही है, जो इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती है। तो जैसे जैसे रेलवे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है और जिस तरह की ग्रोथ मुझे आने वाले टाइम में दिख रही है इन दिस सेगमेंट, तो IRFC का बिजनेस भी इन सिमिलर वे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो यस, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एज अ मोनोपली काइंड ऑफ बिजनेस है। और जिस तरह की ग्रोथ मुझे दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है। सो यस गाइस, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और मुझे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखती है। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सो यस गाइस, अगर मैं मार्केट कैपिटल के बारे में बताऊं, सो करेंटली कंपनी की मार्केट कैपिटल है 30,123 करोड़ की। एंड इसका करंट प्राइस 23 का है। यस गाइस, अभी भी इसका करंट प्राइस 23 का है। और इसका IPO रिसेंटली आया था, जो कि 25 to 26 के इक्विटी प्राइस पे ऑफर हुआ था। सो ये उससे भी नीचे है अभी। एंड अगर बुक वैल्यू की बात करूँ, सो इनकी बुक वैल्यू 23.7 पे है। सो जस्ट 0.97 की बुक वैल्यू प्राइस पे हमें अभी इसका शेयर मिल रहा है। सो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं। और अगर स्टॉक की PE की बात करूँ, जस्ट 8.16 है। सो यस गाइस, इस काइंड ऑफ मार्केट्स में जो कि ऑल टाइम हाइस पे हैं, ये स्टॉक हमें अभी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूँ, सो इसमें 86.4% की प्रोमोटर होल्डिंग है, विच इज़ समथिंग गुड। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ, सो कंपनी की एक बहुत ही हेल्दी डिविडेंड यील्ड है, जो कि 4.56% पे मेंटेन्ड है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको प्लस परसेंटेज बताऊँ, तो 0% इनका प्लस परसेंटेज है, विच इज़ गुड। अगर मैं आपको सेल्स ग्रोथ दिखाऊँ इनकी पास्ट ईयर की, सो इनकी सेल्स ग्रोथ 24.3% की है, विच इज़ समथिंग गुड, समथिंग अमेजिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। और अगर मैं आपको नीचे ले आऊँ और प्रोस दिखाऊँ जो मैंशनड है स्क्रीन डॉट इन पे, जैसे मैंने बताया अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया स्टॉक अभी भी 0.97 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू को ट्रेड कर रहा है। काफ़ी हेल्दी डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, जो कि 4.56% की, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। सो यस गाइस, दिस इज समथिंग अमेजिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। ये अपने शेयर होल्डर्स का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। और जो पीयर कंपैरिजन यहाँ पे है, सो ये गाइस मेरे अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होगा टू कंपेयर IRFC टू दिस कंपनीज, क्योंकि IRFC सोली फाइनेंस करती है टू इंडियन रेलवेज एंड सो मोनोपली काइंड ऑफ बिजनेस है। सो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आएँ, सो लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो 3,633 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बढ़ के जो दिसंबर 2020 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था वो 3,925 करोड़ का था। सो यस गाइज, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। एंड इन सिमिलर टर्म्स अगर आप देखो, सो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
दिसंबर 2019 में जो 907 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो दिसंबर 2020 में बढ़ के 1047 करोड़ का हो गया। और अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आए तो आप देखोगे लगातार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, जो कि 7,468 करोड़ से बढ़ के 13,773 करोड़ तक पहुंच चुका है। एंड एक सिमिलर वे जंप्स देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, जो कि मार्च 2016 में 849 करोड़ का था और वहाँ से हमें लगातार कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कि मार्च 2020 में बढ़ के नेट प्रॉफिट 3,692 करोड़ का हो गया था। सो यस, दिस इज समथिंग अमेजिंग। और एक बार मैं आपको बैलेंस शीट पे ले आऊँ सो आप देखोगे लगातार कंपनी की बैलेंस शीट बढ़ रही है। मार्च 2016 में 1,08,400 करोड़ की बैलेंस शीट थी, जो कि इंक्रीज़ होकर मार्च 2020 में 2,75,934 करोड़ की हो गई है। सो यस गाइस, लगातार कंपनी की बैलेंस शीट बढ़ रही है अगर आप देखो। एंड यहाँ पे अगर आप देखो लगातार कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं, जो कि 5,000 करोड़ से बढ़ के अब 19,000 करोड़ के हो चुके हैं। सो यस गाइस, लगातार कंपनी अपने रिजर्व्स भी बढ़ा रही है। और अगर मैं आपको नीचे के कैश फ्लोज पे ले आऊँ सो आप देखो जो कैश फ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उसमें हमें लगातार जंप देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं नीचे आपको लाऊँ सो कंपनी का डेटा डेज देखो, जीरो डेटा डेज है। सो यस गाइस, दिस इज समथिंग अमेजिंग। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें एज पर मार्च 2021 सो 86% इसमें प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं एंड 1.44% FIIs होल्ड करते हैं, 4.23% DIs होल्ड करते हैं एंड ऑलमोस्ट 8% पब्लिक होल्ड करती है। सो यस गाइस, जैसे मैंने बताया कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है। मुझे जो ग्रोथ दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है, फ्यूचर में मुझे ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस काइंड ऑफ बिजनेस की, क्योंकि जैसे जैसे रेलवे अपने आप को ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी सिमिलर वे में IRFC की भी ग्रोथ होगी। एंड सो क्योंकि सोनली ये डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म है फॉर द इंडियन रेलवेज। सो यस गाइस, ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत हैं एंड अभी भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे स्टॉक अवेलेबल है। सो यस गाइस, एक बार चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे और देखते हैं चार्ट्स क्या बता रहे हैं। सो यस गाइस, ये डेली चार्ट्स मैंने खोले हुए हैं tradingview.com पे IRFC के। और अगर आप देखो गाइस टेक्निकल चार्ट्स पे तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी चार्ट्स हमें अवेलेबल हैं तो आप देखो फ्रॉम द डे वन जब से ये लिस्ट हुआ था आफ्टर द IPO, हमें एक लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है, कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल सिंस 2 मार्च। लगातार एक डाउनफॉल देखने को मिला इन द स्टॉक प्राइसेस। और अब फ्रॉम द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखो तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें एक अपसाइड देखने को मिली है। और अगर आप देखो RSI में भी हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और सिंस 4 मार्च जब स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी कन्विंसिंगली अपना 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है एंड अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखो स्टॉक में एक बेस नहीं बन पा रहा था, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के दिखाऊँ आपको, सो ये जो लेवल्स हैं अराउंड 22.90 के इस और 23 के, इसके अराउंड मुझे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है फॉर द स्टॉक। सो अगर आप देखो यहाँ पे स्टॉक ने एक छोटा सा बेस बनाया था, उसके बाद ये ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर स्टॉक ने हमको एक ब्रेकआउट दिया। और अगर आप देखो यहाँ पे मुझे एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं इस पर आर्ली चार्ट्स खोलूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा डेटा अवेलेबल तो नहीं डेली चार्ट्स में, सो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना लिया था और फिर उसके बाद यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एट द सेम लेवल्स। और अब ये ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग भी हो रही है। सो आई थिंक यहाँ पे एक बेस बन रहा है फॉर द स्टॉक। एंड गाइस, जिस काइंड का ये बिज़नेस है और जिस तरह के फाइनेंशियल्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट स्टॉक अपने जो हाईएस्ट एवर प्राइसेस थे जहाँ तक ये गया था ऑन 1 मार्च 26.70, वहाँ तक तो जाता हुआ दिखाई दे ही रहा है। और अगर मैं गाइस थोड़ा सा आपको चार्ट्स दिखाऊं एंटिसिपेट करके, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं 26.70 पे यहाँ पे, तो गाइस अगर मैं इसके हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे एक लाइन खींचूँ और वहाँ अभी करंट मार्केट प्राइस से पोटेंशियल देखूँ, सो गाइज यहाँ से हमको एक अच्छी 16% का पोटेंशियल दिखता है जो इसके हाईएस्ट एवर प्राइसेस जहाँ तक ये गया था। लेकिन अगर गाइज मैं थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की कोशिश करूँ,
सो मुझे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है ऑन डेली चार्ट्स। सो अगर आप यहाँ देखो, सो गाइज अगर आप देखो यहाँ पे, सो मुझे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। सो अगर हमें यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखता है और हमें यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, सो जितनी इसकी डेप्थ होती है राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, उतना ही हमको ब्रेकआउट के लेवल से हमको अपसाइड देखने को मिलती है। सो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा वो करूँ और लेवल्स मार्क करूँ जो टारगेट बनते हैं, अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का मैं यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, सो फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ, सो गाइज यहाँ से हमको 42.50% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। एंड आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टॉक अपने जो हाईएस्ट लेवल प्राइसेस थे, जहाँ तक ये गया था 26.70 के, अगर वहाँ से वो निकाल लेता है तो स्टॉक ईजिली आई थिंक 32.80 तक के लेवल्स को अचीव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा हमको जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होते हुए दिखेगा और उसका ब्रेकआउट अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ तक ही जा सकता है। सो यस गाइस, अभी भी ये स्टॉक अपने आईपीओ के प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत हैं और जिस काइंड ऑफ प्राइसेस में मिल रहा है ये काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ से कोई डिप भी देखने को मिलता है इन द प्राइसेस, तो आई थिंक वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। सो यस गाइज, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस गाइस, ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको बाय और सेल कॉल की तरह मत लीजिए। और बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट करें। और यस गाइस, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मुझे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है एट दीज लेवल्स। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। एंड आपके रडार पे जो चार्ट्स और स्टॉक्स आ रहे हो वो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। तब तक हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।